तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार मूवी जिसका नाम है रॉकेट मैन। तो अब चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जो अपने घर की वॉशिंग मशीन के अंदर एस्ट्रोनॉट बना बैठा होता है और इस बच्चे का नाम था फ्रेड रैंडल। जिसके बाद कहानी 23 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं नासा का पहला मार्स मिशन, जहां नासा के एस्ट्रोनॉट मार्स पर लैंड करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उनके लैंडर में एक खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो मार्स पर धीरे धीरे उतरने की बजाय सीधे नीचे उतरने लगता है और आखिर में वो मार्स से टकराकर क्रैश हो जाता है और ये मिशन यहीं फेल हो जाता है। जिसके बाद नासा के फ्लाइट डायरेक्टर एक रूम में जाकर उन एस्ट्रोनॉट से मिलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी सिर्फ उस मिशन की प्रैक्टिस चल रही थी और ये एस्ट्रोनॉट अभी धरती पर ही हैं, जहाँ इनका कंप्यूटर एक्सपर्ट गैरी बताता है कि ये सॉफ्टवेयर की खराबी है जिसकी वजह से इनके लैंडर को नीचे उतरने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद ये उस आदमी के पास जाते हैं जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया था और इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला वही कहानी की शुरुआत वाला बच्चा था, यानी फ्रेड रैंडल, जो कि अब कंप्यूटर इंजीनियर बन चुका है। लेकिन फ्रेड यहाँ पे काफी अजीब सा इंसान था, यानी वो कंप्यूटर के मामले में तो एक जीनियस था लेकिन उसकी हरकतें किसी बहुत बड़े बेवकूफ जैसी थी और इसी वजह से उससे हर कोई दूर दूर रहा करता था। वहीं फ्रेड अपने कैबिन में आकर अपने कंप्यूटर पर गेम लगाकर खेलने लग जाता है। वहीं उसके पीछे नासा के फ्लाइट चीफ पॉल विग, मिशन कमांडर ओवन बैक और कंप्यूटर एक्सपर्ट गैरी थे। और यहाँ फ्रेड की नज़र जैसे ही इन तीनों पे पड़ती है वो एकदम घबरा जाता है, जहाँ ये तीनों उससे सॉफ्टवेयर की खराबी के बारे में कहते हैं, जहाँ ये तीनों बताते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा और यहाँ ये लोग उसे पूरा डाटा देते हैं। और इस पूरे डाटा को चेक करने के बाद रैंडल बताता है कि ये खराबी उसके सॉफ्टवेयर की नहीं है बल्कि गैरी के कैलकुलेशन की है, जहां रैंडल अपने कैलकुलेशन से उसी सॉफ्टवेयर के जरिए एक मशीन को घुमाता है और आसानी से रोक भी देता है, जो कि दिखाता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे गैरी अपनी बात साबित करने के लिए अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करता है, पर यहाँ वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता, जिस वजह से वो मशीन बेकाबू होकर के गैरी के सर से टकरा जाती है। जिसके बाद हम नासा चीफ के ऑफिस में गैरी को घायल देखते हैं, जहां नासा चीफ इस मिशन को रोकने के बारे में कहता है। लेकिन यहाँ पे फ्लाइट चीफ पॉल कहता है कि अगर इन्होंने अभी इस मिशन को पूरा नहीं किया तो मार्स के ऊपर तेज आंधियां चलने लगेंगी, जो कि करीब 2 सालों तक लगातार चलेंगी, तो इन्हें अभी कुछ करना होगा। लेकिन नासा चीफ कहता है कि इस जगह पे गैरी के चोटिल होने के बाद इनके पास क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे पॉल बताता है कि इस वक्त इनके पास 2 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक है गॉर्डन पीकॉक, जिसे एक बार पहले भी स्पेस में जाने के लिए अनफिट पाया गया था, और दूसरा था फ्रेड रैंडल। जिसके बाद फ्रेड नासा के हेड ऑफिस पहुंचता है, जहां पॉल उसे पीछे छोड़कर उसके अंदर जाने का इंतजाम करने के लिए काउंटर पे जाता है। लेकिन फ्रेड पॉल के जाते ही यहां से गायब हो जाता है और जाकर के सीधा बड नेस्बिट से टकरा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी वजह से अपोलो 13 बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जहाँ बड के हाथ में कई सारे पेपर्स थे और वो गिर जाते हैं, जिन्हें फ्रेड उठाने लगता है। वहीं फ्रेड को ढूंढते हुए इस जगह पे पॉल भी पहुंच जाता है, लेकिन फ्रेड यहाँ से भी गायब होकर के एक लैब में पहुंच जाता है, जहाँ जूली फोर्ड नाम की एक और एस्ट्रोनॉट थी, जो कि इस जगह यूलिसिस नाम के एक चिंप को, जिसे मार्स की दरारों से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लाने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। और यहाँ आकर के पॉल इन दोनों को मिलवाता है और इस जगह रैंडल की अजीबोगरीब हरकतें देखकर जूली पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और पॉल से बाहर ले जाकर बात करती है, जहाँ वो पॉल से कहती है कि ये आदमी मिशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं इसी बीच रैंडल और यूलिसिस में जोरदार लड़ाई हो जाती है, जहां रैंडल उसे जोर जोर से पटकता है और इसी जगह पे आगे पॉल कहता है कि इसके अलावा इनके पास और कोई भी चारा नहीं है और ये आदमी हरकतें जैसी भी करता हो, लेकिन ये एक कंप्यूटर जीनियस है, तो इन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद रैंडल अपने माँ बाप के घर से अपना सारा सामान लेकर नासा के क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी रूममेट था वही चिंप यूलिसिस, लेकिन अब इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जिसके बाद रैंडल रात को क्लब में जाता है, जहाँ पे मिशन कमांडर बैक उसे काफी सारी ड्रिंक करा देता है, जिससे कि वो पागलों की तरह यहाँ पे नाचने लगता है। वहीं इस जगह पे जब जूली पहुँचती है तो वो उसे भी साथ लेकर डांस करने लगता है और उसे लेकर गिर पड़ता है।
जिससे कि कई सारे लोग इन पे हंसने लगते हैं और इस बात से जूली फोर्ड काफी गुस्सा होती है और यहाँ पे वो उठकर फ्रेड से कहती है कि हम में से कई सारे लोग यहाँ अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे पहुँचे हैं और फ्रेड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। तो इस जगह पे फ्रेड के लिए बेहतर यही होगा कि अब वो सुधर जाए और सबका टाइम ना बर्बाद करे, जो कह करके जूली वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर फ्रेड काफी उदास होता है और वो अपने घर पे जाकर के चुपचाप सो जाता है। वहीं अब अगले दिन मिशन शुरू होने में बस 21 दिन ही बचे थे और आज रेंडल का पहला टेस्ट था, जहां रेंडल को एक चेम्बर में 24 घंटे के लिए बंद किया जाना था ताकि यहाँ पे पता लगाया जा सके कि क्या वो स्पेस के अकेलेपन में रह सकता है या नहीं। वहीं उसके साथ वाले चेम्बर में गॉर्डन पीकॉक नाम का एक और कंप्यूटर एक्सपर्ट को भी रखा जा रहा था, जिसके बाद यहाँ ये दोनों ही चैम्बर्स लॉक हो जाते हैं और इनका बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी कनेक्शन टूट जाता है। और ऐसा होते ही यहाँ पे फ्रेड रेंडल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जहाँ कुछ देर तो गॉर्डन ये सब सह लेता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद गॉर्डन की हालत खराब होने लगती है। वहीं बाहर खड़े हुए नासा के लोग भी ये सब सुन के और देख के सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह के आदमी को नासा में भर्ती किया जा रहा है। जिसके बाद 24 घंटे बीतते हैं और वो चैम्बर खोला जाता है, जहाँ गॉर्डन का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। वो अपनी पैंट को अपने सर पे लपेटे हुए था और इनसे कहता है कि कोई उसकी पैंट आकर के ले गया। वहीं जब फ्रेड का चैम्बर खोला जाता है तो वो अपने चैम्बर के अंदर फुल टू एंजॉय कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। वहीं अब फ्रेड का दूसरा टेस्ट होता है, जहां उसे एक चेयर पर बिठाकर जोर जोर से घुमाया जाने वाला था, जिसमें मिशन कमांडर बिल ने ग्रेविटी से 6 गुना तेज घूमने का रिकॉर्ड बनाया था। तो जब रेंडल को यहाँ पे बिठाया जाता है तो वो बहुत ही आसानी से बिल के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेता है। तो बिल यहाँ पे गुस्से में आकर मशीन को 7 गुना तेज कर देता है, जिससे मशीन बहुत ही तेज घूमने लगती है और आखिर में उस मशीन से बंधी हुई चेयर वो टूट जाती है और यहाँ पे रेंडल चेयर से बंधा हुआ चला जाता है, जो कि सीधा जाकर के गैरी से टकरा जाता है, जिससे कि गैरी, जो कि अब अपने पैरों पे खड़ा होने वाला था, वो वापस नीचे गिर जाता है। जिसके बाद फ्रेड बड के पास पहुंचता है, जहां बड उसे एक खास तरह की कुर्सी पे बैठा देता है और कुछ वायर जोड़ने को देता है, जिसे रेंडल बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही आसानी से कर लेता है। जिसके बाद बड उसे फिर से यही काम करने को कहता है, लेकिन इस बार वो कुर्सी बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, जिससे कि फ्रेड यहाँ पे बुरी तरह से घबरा जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद फ्रेड का अगला टेस्ट उसके लंग्स का टेस्ट था, ताकि पता चल सके कि अगर लाइफ सपोर्ट बंद हुआ तो ये कितनी देर तक की जिंदा रह सकता है, जिसमें इन्हें पिंग पोंग बॉल को हवा में रखना था। और इसमें भी मिशन कमांडर बेक का 3 मिनट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, जहां उस बॉल को हवा में रोकने के चक्कर में फ्रेड गॉर्डन को लात मार देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉल नीचे गिर जाती है। वहीं फ्रेड बेक के रिकॉर्ड की बराबरी करके उससे भी आगे निकल जाता है, यानी अब यहाँ पे फ्रेड का रिकॉर्ड था। जिसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे प्रेस वाले इन सब से कई सारे सवाल करते हैं कि क्या इन्हें मार्स पर जीवन मिलेगा और वहाँ पे चलने वाली आंधियों से ये कैसे निपटने वाले हैं। वहीं एक रिपोर्टर नासा चीफ से नए क्रू मेंबर के बारे में पूछता है और इस जगह नासा चीफ रेंडल का नाम अनाउंस करते हैं, जिसे सुनकर यहाँ पे फ्रेड रेंडल पूरी तरह से बेकाबू होकर चीखने लगता है और पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान था और नासा चीफ तो अपना मुंह ही छुपा लेता है। जिसके बाद मिशन के लॉन्च होने का दिन आता है, जहाँ रेंडल बुरी तरह से घबराने लगता है, जिसे बड समझाता है और वो इस जगह पे उसे वो सिक्का देता है जिसे 1963 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसे दिया था। जिसके बाद मिशन लॉन्च होता है और ये स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां रेंडल पहली बार नॉन ग्रेविटी को फेस करता है। साथ ही वो स्पेस से अर्थ को भी देखता है, जो कि किसी बड़े ब्लूबेरी की तरह लग रही थी। वहीं अब ये खाने की तैयारी करते हैं, जहां इनका खाना ट्यूब्स में था और इस जगह रेंडल इसे तैयार कर रहा होता है, पर यहाँ यूलिसिस इनके खाने को बदल देता है और इस जगह जब जूली उसे खाती है तो उसके मुंह से झाग आने लगता है। इसके अलावा बेक का भी खाना बदल गया था, जो कि किसी बीमारी की दवा थी। और इस सब के बाद ये पूरी दुनिया और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने स्पीच देने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंडल का पेट खराब होने लगता है, तो उसे
टॉयलेट जाना पड़ता है, जहां अंदर जाने पे वो उसे साफ करने लगता है, जिसके चक्कर में बड का दिया हुआ सिक्का उस टॉयलेट में गिर जाता है। और उसे निकालने के चक्कर में जब रैंडल उस शीट को खोलता है तो वो खुद ही टॉयलेट के अंदर चला जाता है। और जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो बाहर वाल बेक और जूली अर्थ के लोगों और अमेरिकी राष्ट्रपति से लाइव बातें कर रहे थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति रैंडल की ऐसी अजीब हालत देख के उसे बोलने को कहते हैं, जहां पर रैंडल एक बहुत ही बढ़िया स्पीच देता है और अपनी स्पीच से सभी का दिल जीत लेता है। और अब ये हाइपर स्लीप में जाने वाले थे, क्योंकि मार्स पर पहुंचने में करीब 8 महीने लगने वाले थे। जहां बेक और जूली अपने अपने पॉड में जाकर के सो जाते हैं, वहीं यूलिसिस चुपके से जाकर रैंडल के पॉट में सो जाता है, जिसकी वजह से रैंडल को यूलिसिस के पॉट में सोना पड़ता है, जो कि बहुत ही छोटा सा था। जिसके बाद रैंडल अपनी नींद से जागता है और सबको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जागता। जिसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि आखिर वो कितनी देर सोया है, जो कि उसे जवाब देता है कि सिर्फ 13 मिनट के लिए ही रैंडल यहाँ पे सोया था। जिसे सुनकर रैंडल पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और अब इस पूरी शिप पर रैंडल अकेला ही जग रहा था, जिस बीच वो कई सारे काम करता है, जैसे कि डांस सीखना, और वो यूलिसिस के जैसा एक नया कंप्यूटर भी बनाता है जो कि यहाँ उससे बात कर सके। लेकिन अब अकेलेपन के चलते उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। लेकिन रैंडल यहाँ पे खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद एक दिन जब रैंडल मार्स के मौसम की जांच कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तेज आंधियां शुरू होने वाली हैं। जिसके बाद वो नासा के कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करता है, जहां बड उसकी कॉल को रिसीव करता है और रैंडल बड को यहाँ पे सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर बड पॉल से बात करने को कहता है। जिसके बाद बड पॉल से बात करता है, लेकिन पॉल यहाँ पर बड की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल देता है। वहीं ऊपर स्पेस में अब बाकी के क्रू मेंबर्स के जगने का टाइम हो गया था। जिसके बाद जूली और बेक जगते हैं और यहाँ की हालत देखकर वो रैंडल से सवाल करते हैं कि आखिर ये सब किसने किया। तो रैंडल यहाँ पे कहता है कि ये सब उसने नहीं किया, बल्कि इस जगह पे स्पेस के चूहे आ गए थे जिन्होंने ये सब किया है। जिसके बाद बेक छत पे बनी एक पेंटिंग को देखता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग को बनाने के चक्कर में फ्रेड ने यहाँ पे काफी सारा खाना बर्बाद कर दिया था। लेकिन तभी जूली इन्हें बताती है कि ये लोग अब मार्स तक पहुंच चुके हैं, जहां इनके सामने मार्स की विशाल और शांत धरती थी। जिसके बाद ये लोग अपना लैंडर लेकर के मार्स की तरफ रवाना हो जाते हैं और यहाँ वही गड़बड़ी होने लगती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। इनका लैंडर धीरे धीरे मार्स पे उतरने की बजाय सीधे उतरने लगता है, जहाँ रैंडल इन्हें सही दिशा में जाने के लिए 12% की थ्रस्ट एडजस्टमेंट करने को कहता है। जिसके बाद यहाँ मिशन कमांडर बेक 3 मिनट के लिए कनेक्शन रोक देता है और इस 3 मिनट नासा में सभी की सांसें एक जगह पे रुकी हुई थी और तभी कनेक्शन वापस आता है और यहाँ बेक बताता है कि वो मार्स के ऊपर लैंड कर चुके हैं। जिसे सुनकर यहाँ नासा में सब के सब खुश हो जाते हैं और इस जगह ओवन बेक मार्स पर सबसे पहले उतरने वाला था, लेकिन रैंडल ऊपर से उतरते हुए फिसल जाता है और वो बेक से पहले ही मंगल के ऊपर उतर जाता है। और इस जगह अब बेक का नहीं बल्कि मार्स पे सबसे पहले उतरने वाले का नाम फ्रेड रैंडल हो गया था। जिसके बाद ये रोवर में बैठकर वेलिस मशीनरी पहुंचते हैं, जहां इन्हें झंडा लगाना था और यहाँ पर जूली इन्हें इसी जगह छोड़कर आगे निकल जाती है। वहीं ये लोग झंडा लगाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन झंडे को उसके पैक से बाहर निकालने के चक्कर में रैंडल उसे खाई में फेंक देता है और यहाँ उससे एक और गलती हो जाती है, जिस वजह से इस जगह पे बेक का ऑक्सीजन लीक होने लगती है। और अब इस जगह पे रैंडल ने झंडा गिरा दिया था, इस चक्कर में बेक उस पे काफी गुस्सा करता है। तो यहाँ पे रैंडल अपनी अंडरवियर उतार करके झंडे की जगह लगा देता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिसके बाद नासा के अधिकारी बेक को उसकी ऑक्सीजन लीक होने के बारे में बताते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि ये एक ऑक्सीजन पाइप से रैंडल के ऑक्सीजन को ले सकते हैं। जिसके बाद यहाँ रैंडल के ऑक्सीजन सिलेंडर से बेक को भी ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे रैंडल का पेट फिर से खराब होने लगता है। जिसके बाद रैंडल यहाँ अपने सूट के अंदर फाट कर देता है और वो फाट ऑक्सीजन पाइप के जरिए सीधा बेक के हेलमेट में पहुंचता है, जिससे कि उसके नाक के बाल जल जाते हैं। वहीं बेक की ये हालत देखकर नासा वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और वो भी इस बात पे खूब हंसते हैं। जिसके बाद ये लैंडर पे वापस पहुंच करके मौसम की जांच करते हैं
जहाँ जूली बताती है कि रैंडल बिल्कुल सही था और बहुत ही जल्द यहाँ पे तेज आंधियां चलने वाली हैं। और यहाँ पे रैंडल भी कहता है कि अगर इस जगह पे तेज आंधियां चलने लगी तो इनकी हालत तेज आंधियों में पड़े तिनके की जैसी होगी, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेक यहाँ से जाने से मना कर देता है और यहाँ पे वो रैंडल से कहता है कि तुमने मेरे हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया और साथ ही मंगल पर भी तुम मुझसे पहले पहुँच गए, लेकिन ये मिशन मैं नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ये लोग सुबह तक की रुक कर मौसम का हाल देखने का तय करते हैं और अगर सुबह होने पर मौसम सही नहीं हुआ तो ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जिस बात को मानकर ये लोग थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जिसके बाद रात के टाइम रैंडल बट से बात करता है और यहाँ वो बताता है कि इस जगह चल क्या रहा है और वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि शायद ये सब उसकी गलत फहमी हो और इस जगह वो तेज आंधियां ना चलें। और अब यहाँ पे बड बताता है कि आखिर अपोलो 13 में हुआ क्या था। तो बताता है कि लॉन्च से ठीक पहले उसने फ्यूल सिलेंडर के पास कुछ गड़बड़ी देखी और उसके बारे में जाकर के उसने पॉल को भी बताया, लेकिन पॉल ने कहा कि तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हो रही है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ भी हो जाए वो अगले दिन लॉन्च करके ही रहेगा। जिसके बाद वो लॉन्च हो गया और यहाँ पे किस्मत अच्छी रही कि उन एस्ट्रोनॉट्स ने बड़ी ही बहादुरी के साथ काम किया और कुछ भी बुरा होने नहीं दिया। जहाँ वो कहता है कि वो उस मिशन में तो कुछ नहीं कर पाया लेकिन इन लोगों को वो कुछ नहीं होने देगा। जिसके अगले दिन जूली रैंडल को उठाती और बताती है कि बेक यूलिसेस और एक्स्ट्रा बैकपैक को लेकर के निकल गया है। और इसी बीच यहाँ पे तेज आंधियां भी शुरू हो गई थीं। वहीं बड पॉल और नासा चीफ को सब बताता है पर यहाँ उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। इसके अलावा पॉल तो यहाँ ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ी होती तो अब तक की हमें पता चल ही जाता। तभी मिशन की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल आने लगता है जिसे देख करके यहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि बड सही कह रहा था। जिसके बाद नासा चीफ पॉल को निकाल कर सारी जिम्मेदारी बड के हवाले कर देते हैं। जहां बड इन लोगों से 20 मिनट के अंदर उस जगह से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन रैंडल उसे न सुनकर के बेक को ढूंढने के लिए चला जाता है जहां बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। और यहाँ रैंडल को यूलिसेस मिलता है जो उसे बेक के पास ले जाता है और बेक यहाँ अपने रोवर के नीचे दबा हुआ था। और यहाँ बेक रैंडल से जाने को कहता है लेकिन रैंडल मना कर देता है और यहाँ वो बेक से खुद को मम्मी कहने को कहता है क्योंकि उसका कहना था कि अगर एक माँ का बच्चा फंसा हो तो उस माँ के अंदर 80 लोगों की ताकत आ जाती है। तो हार मानकर बेक रैंडल को माँ कहना ही पड़ता है। जिसके बाद रैंडल उस रोवर के नीचे से बेक को निकाल लेता है। इसके अलावा यहाँ पे यूलिसेस का ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो रैंडल यहाँ उसे अपना ऑक्सीजन दे देता है और सांस रोक करके भागने लगता है। वहीं जूली इन्हें रास्ता दिखाने के लिए लैंडर के इंजन का इस्तेमाल कर रही होती है जिसे देखकर बेक अंदर आ जाता है और रैंडल उसे देख नहीं पाता और एक दूसरी दिशा में निकल जाता है। जिसके बाद बेक उसे बचाने जाता है और उसे ढूंढकर लैंडर के अंदर लाता है जो कि बेहोश हो गया था और सांस नहीं ले रहा था। जहां जूली उसे CPR दे करके उसकी जान बचाती है। और अब कहीं न कहीं जूली रैंडल को पसंद भी करने लगी थी और अब ये यहाँ से बहुत ही तेजी के साथ ऊपर निकलने लगते हैं। लेकिन अचानक इनके लैंडर से कई सारे पत्थर टकराते हैं जिससे कि उसका सिस्टम बंद हो जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ नीचे आने लगता है। और इस जगह कई सारे सर्किट्स भी जल गए थे जिन्हें रैंडल ठीक करने जाता है, लेकिन लैंडर यहाँ पे बहुत ही तेजी से घूम रहा था जिस वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहा था। जहाँ नासा के अधिकारी बताते हैं कि अगर रैंडल ने 2 मिनट के अंदर सारे सर्किट ठीक नहीं किए तो ये लोग मार्स से टकरा जाएंगे। तो अब यहाँ पे बड रैंडल को कांटेक्ट करता है और यहाँ वो उसकी ट्रेनिंग को याद दिलाता है। जिसके बाद रैंडल उन सारे सर्किट्स को ठीक कर देता है, लेकिन सिस्टम शुरू करने के लिए सर्किट में कुछ फंसाना था तो वो यहाँ बड का दिया हुआ सिक्का उस जगह पे फंसा देता है जिससे कि सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है और ये लोग बचकर मार्स से बाहर निकल जाते हैं। जिसे देख करके नासा के हेड ऑफिस में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वहीं अब ये लोग अपने शिप पर होते हैं। और इस जगह सोने से पहले रैंडल जूली के साथ डांस करने के लिए कहता है और यहाँ वो जूली को स्पेस ब्लैंकेट से बनी हुई बहुत ही प्यारी सी ड्रेस देता है और साथ ही उसने अपने लिए भी यहाँ पे एक सूट बनाया था जिसे पहनकर ये दोनों यहाँ पर डांस करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रॉकेटमैन मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैंने सुपरमैन मूवी को एक्सप्लेन किया हुआ है तो जा करके ये वाला वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। तो अब मैं सुफियान इजाजत चाहता हूँ। गुड लक।